हेलो टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल कितने होते हैं और किन के लिए हम ड्रा करते हैं। तो हम जैसे कन्फिग्रेशंस के बारे में आपको बता चुके हैं। ट्रांजिस्टर में टोटल 3 कन्फिग्रेशंस होते हैं। जैसे पहला कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। और इन तीनों कन्फिग्रेशन के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग ड्रॉ करनी होती है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है आपको, देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच कन्फिग्रेशंस। मीन्स कि टोटल 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि पहला है यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज़ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें तो वोल्टेज और करंट पता होना चाहिए। मीन्स कि जो ग्राफ हम बनाते हैं 2D डायग्राम, वो हमारा एक वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ होता है। तो अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ जो होगा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का ग्राफ होगा। लेकिन उस समय आउटपुट पार्ट का कौन सा पोर्शन हम लेंगे उस समय और क्या कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे इनपुट जब कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं तो उस समय हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। मीन्स कि एक पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज को किसी एक वोल्टेज पे कांस्टेंट करके हम इसमें इनपुट वोल्टेज को वैरी करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इनपुट करंट के मान को नोट करते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स कि जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की ज़रूरत होगी। लेकिन उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि इनपुट पार्ट के इनपुट करंट को हम कांस्टेंट रखते हैं और एट डिफरेंट वैल्यूज। मीन्स कि इसका मतलब है कि हम इनपुट करंट को सबसे पहले किसी एक मान पर फिक्स करते हैं और इनपुट करंट को एक मान पे फिक्स करने के बाद हम आउटपुट वोल्टेज को वैरी करते रहते हैं और आउटपुट करंट के मान को नोट करते जाते हैं। फिर इस तरीके से हमें एक ग्राफ मिलेगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि दूसरा ग्राफ हमें लेने के लिए हम अपने इनपुट करंट को ही किसी दूसरे मान पे फिक्स करते हैं और उसको फिक्स करने के बाद फिर से हम अपने आउटपुट वोल्टेज को वैरी करते हैं और आउटपुट वोल्टेज को वैरी करने के बाद आउटपुट करंट के मान को नोट करते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरा ग्राफ बनाना है। ये सभी यहाँ पे फंक्शंस करते हुए हमें अपने ग्राफ को तैयार करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन बेस कन्फिग्रेशन जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, इनपुट करंट क्या मिल रहा है हमें। तो जैसे हमारा कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि बेस टर्मिनल को हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं और इसको कॉमन करते हैं। तो एमीटर हमारा इनपुट साइड में आता है और जो कलेक्टर है वो आउटपुट साइड में चला जाता है। तो इनपुट जो हम ड्रॉ करते हैं वो एमीटर और बेस के बीच का होता है और जो आउटपुट हम लेते हैं वो कलेक्टर और बेस के बीच का होता है। तो यहाँ पे जैसे कि इनके बीच में हमने एक बैटरी लगाया वेरिएबल जो कि होगा, और ये सॉरी बैटरी नहीं, यहाँ पे तो बैटरी का सिंबल बनाया गया, लेकिन ये जो सप्लाई होती है हम इसको रेगुलेटेड पावर सप्लाई, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई से हम इसको प्रोवाइड कराते हैं, वोल्टेज को वेरी कराते हैं। तो और इसी तरीके से यहाँ पर भी, तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट हमें क्या मिल रहा है। जैसे इनपुट वोल्टेज हमारा एमीटर और बेस टर्मिनल के बीच में है, ये इनपुट साइड है और इसमें फ्लो होने वाली करंट एमीटर करंट है। तो यहाँ से हम इसके मान को नोट कर लिए हैं, यहाँ पे लिख लिए हैं कि इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, VEB एमीटर बेस के बीच, इनपुट करंट IE और आउटपुट वोल्टेज उसी तरीके से VCB कलेक्टर और बेस के बीच, और आउटपुट करंट हमारा इसमें कलेक्टर करंट है IC। तो ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पैरामीटर्स हैं। फिर नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि अब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हम सर्किट को कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कॉमन बेस में हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम सर्किट को कनेक्ट कर लेंगे और इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे VE और यहाँ पे VCC वेरिएबल रहेगा और इसके लिए एक रेजिस्टेंस RE और कलेक्टर में रेजिस्टेंस RC। तो हमें वोल्टेज और करंट को भी मेज़र करना है। तो इनपुट वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हमें वोल्टमीटर लगाएंगे VEB को मेज़र करने के लिए। तो वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं और इनपुट करंट को एमीटर करंट को मेज़र करने के लिए हम एक मिली एमीटर लगाएंगे, जिसको कि हम सीरीज़ में लगा देंगे। और उसी तरीके से आउटपुट पार्ट में हम क्या लगाएंगे,
क्योंकि मैंने बताया कि जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं तो उस समय आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसको हमें कांस्टेंट रखना होता है अलग अलग वोल्ट मान पर। तो उसको हमें मेजर करना होगा कि सेट करना होगा कि हम कितने मान पर रखे हैं, तो वो वोल्टमीटर से ही हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाएंगे जो कि पैरेलल में ही लगेगा। तो यहाँ पे हम एमीटर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे करंट मेज़र नहीं करना, हमें आउटपुट वोल्टेज को एक मान पे सेट करना होता है। तो जब हम इसको, जैसे यहाँ पे देखिए हम फ्रॉम फिगर लिख लिए हैं कि इनपुट वोल्टेज हमारा वी और इनपुट करंट आई होगा, उस समय आउटपुट वोल्टेज वी कांस्टेंट होगा एट डिफरेंट वैल्यू। इसको हमने रिपीट कर दिया यहाँ पे। तो अब इसको हमें ड्रॉ किस तरीके से करना है ये हमें देखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज बेस और कलेक्टर के बीच में हम कोई एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे, उसको हम वेरी नहीं करेंगे। एक बार फिक्स करने के बाद अब हम फिर क्या करेंगे कि जब उसको फिक्स कर लेंगे तब यहाँ पर हम इनपुट में वोल्टेज को वेरी कराते जाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे वोल्टेज, और जो भी वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे इसको हम उसको वेरी करते जाएंगे। और वेरी करने पर मीन्स कि जो अलग मान हम इसको प्रोवाइड करेंगे उस प्रत्येक मान पर हम करंट के मान को हम चेक करते जाते हैं या फिर नोट करते जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ तैयार करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एट कांस्टेंट वोल्टेज वी। सबसे पहला जैसे ये यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे हम बना चुके हैं। इसमें आपको हम समझा दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से बनाना होता है। सबसे पहले हम अपने कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज वी को हम पहले 0 पे रखते हैं, मीन्स कि उनके बीच का जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस जो कि रहता है ग्राफ, रिवर्स बायस में हम उस जंक्शन को रखते हैं। तो उसको हम पहले 0 पे सेट करते हैं। 0 पे सेट करने के बाद हम देन आफ्टर टू इंक्रीज वी एट अदर वैल्यूज़। ये तो दूसरा ग्राफ हो गया, दूसरे के लिए हो गया। इस पहले पॉइंट को ही बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एट कांस्टेंट वोल्टेज वी इक्वल टू 0। मीन्स कि हम यहाँ पे देखिए जैसे पहला ग्राफ ये हमारा है, इसमें हमने क्या किया है कि वी को 0 पे हमने सेट कर लिया है। इस डायग्राम के अनुसार वी को हमने क्या किया है 0 पे सेट कर लिया है, और फिर उसके बाद सेट करने के बाद हम वी को वेरी करते जाते हैं। मीन्स कि पहले 0 रखेंगे, फिर 0.1 2 4 इस तरीके से इसको हम वेरी करते जाते हैं और देखते हैं कि किस मान पे हमें करंट का मान मिलना स्टार्ट होता है। तो इसका ग्राफ जैसे कि 0.6 आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीजिंग होता है और करंट का मान हमें इस तरीके से बढ़ता हुआ मिलता है। तो ये ग्राफ आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ आपको याद होगा कि डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ भी इसी तरीके से होता है। तो फिर अब हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि ये तो वी सी बी इक्वल टू 0 पे हो गया। अगर हम अब वी सी बी के मान को हम दूसरे किसी मान पे फिक्स कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, जैसे यहाँ पे दूसरा पॉइंट था देन आफ्टर टू इंक्रीज वी सी बी एट अदर वैल्यू, मीन्स कि किसी अदर वैल्यू पे हम वी सी बी को इंक्रीज करके फिक्स कर देंगे। जैसे हमने 0 से इसको 10 कर दिया है, 10 करके हमने इसको फिक्स कर दिया है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी बी एंड आई एट ईच वैल्यू ऑफ वी सी बी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वी सी बी को 10 वोल्ट पे हमने इसको 10 वोल्ट पे हमने इसको सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि वी के मान को हम फिर से ऐसे बढ़ाते जाएंगे, 0.246 ऐसे करते जाएंगे, और उसमें हम करंट के मान को नोट करते जाएंगे। तो करंट का मान हमें इससे कुछ यहाँ पे कमी वोल्टेज पे हमें करंट का मान ज़्यादा मिलने लगा है। तो इस तरीके से हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका ग्राफ इससे यहाँ पे इस तरीके से आता है और इसमें करंट का मान भी हमें ज़्यादा मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जब वी को हम फिर से इससे ज़्यादा वोल्टेज पे फिक्स कर देते हैं, मीन्स कि 20 वोल्ट पे फिक्स करते हैं, और फिर हम वी को बढ़ाते जाते हैं और एमीटर करंट को नोट करते जाते हैं, तो उसका ग्राफ इस तरीके से मिलता है। तो सभी ग्राफ तो क्या है कि डायोड के वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ही मैच कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों का अगर आपस में रिलेशन देखें कि ये क्या मतलब ग्राफ में शो कर रहा है, तो हमें ये पता चलता है कि वी को हम जैसे जैसे वी के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है उस पर हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं। रिवर्स बायस के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि एमीटर करंट, ये देखिए यहाँ पे एमीटर करंट का ग्राफ है, तो एमीटर करंट का मान हमें बढ़ता हुआ मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, और वो
ये जो ग्राफ है अंदर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो ये ग्राफ और अंदर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो अंदर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि हमें VEB के कम वोल्टेज पर ही करंट का मान ज़्यादा मिल रहा है। मीन्स कि ये वाला जो हमें ग्राफ मिला है, यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो किसी भी पॉइंट पे अगर देखें यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये वाला जो करंट का मान है वो 0.8 पे है। लेकिन ये वाला ग्राफ जो है यहाँ पे अगर देखें तो इसी 0.8 पे या उससे कम वोल्टेज पे हमें करंट का मान ज़्यादा मिल रहा है। फिर इस तरीके से इसमें भी देखें, इसमें क्या है कि 0.8 वोल्ट पर ही हमें करंट का मान ज़्यादा मिल रहा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो VEB के कम वोल्टेज पे ही करंट का मान, एमीटर करंट का मान ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जा रहा है। ये हमारा इनपुट ग्राफ में ऐसा क्यों हो रहा है, हमें उस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले हम कंक्लूजन बता देते हैं थोड़ा सा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस मोड इज सेम एज फॉरवर्ड बायस डायोड। मीन्स कि इसका जो ग्राफ होता है वो फॉरवर्ड बायस डायोड के ग्राफ की तरह होता है। और अगर VCB को हम इंक्रीज करते जाते हैं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स शिफ्ट होता है इनवर्स। मीन्स कि अंदर की तरफ ये शिफ्ट होता जाता है। इट्स हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट। मीन्स कि ये जो होता है अंदर की तरफ शिफ्ट होने का जो कारण होता है, इसका जो रीज़न होता है वो उसको हम अर्ली इफेक्ट के थ्रू समझ सकते हैं, जिसको बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं या फिर अर्ली इफेक्ट। तो हमें इसको डिटेल में देखना है, थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, व्हाट इज़ द अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट का ही दूसरा नाम होता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या है, सबसे पहले कि हम जैसे एक PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पे लिए एग्जांपल में, और इसको हमने कॉमन बेस मोड में इसको कनेक्ट किया है। तो कॉमन बेस मोड में कनेक्ट किया है तो इस तरीके से बेस हमारा इनपुट में भी है और बेस हमारा आउटपुट में भी है। आपको पता है कि हम इसको जब यूज करते हैं एज एम्पलीफायर, तो यहाँ पे हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन होता है, एमीटर बेस जंक्शन, वो हम उसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। फॉरवर्ड बायस में रखते हैं इसलिए P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं। और जो हमारा बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन होता है वो हमारा रिवर्स बायस होता है। तो रिवर्स बायस होने का मतलब जो P है, P को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और N को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा रिवर्स बायस हो गया और ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया इस तरीके से। तो अब इसमें हम क्या है कि सबसे पहला जो पॉइंट था कि हमने VCB पे मीन्स कि इस पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो हमने ज़ीरो रखा है फर्स्ट कंडीशन में। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारा ज़ीरो है VCB का मान। तो उस समय हम जब ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस में है ही, तो फॉरवर्ड बायस के अकॉर्डिंग इसका जो ग्राफ बनेगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ जो बनेगा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का, वो एक सिंपल फॉरवर्ड बायस डायोड की ग्राफ की तरह वो हमें बनता है। दूसरा, जब हम इसके मान को इंक्रीज करते हैं, मीन्स कि इस पर हम वोल्टेज जब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जीरो से हम जैसे कि ले लिए हमने 10 वोल्ट हमने जब लिया, 0 से 10 वोल्ट इस पर जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होता है। तो जब रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि रिवर्स बायस होने के कारण इसमें डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ इंक्रीज होता है। लेकिन इंक्रीज होगा तो जैसे कि आप देखिए इसमें इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है किस में ज़्यादा किस में कम होगा। मीन्स कि बेस और कलेक्टर के कंपैरिजन में हम देखें तो बेस का जो एरिया होता है छोटा होता है और इसका जो डोपिंग होता है वो भी बहुत कम होता है। लेकिन कलेक्टर का जो डोपिंग है बेस से ज़्यादा होता है और इसका एरिया इससे काफ़ी बड़ा होता है। इसका एरिया तो एमीटर से भी बड़ा होता है। तो जब हम इसमें रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे तो डोपिंग जिधर कम होती है उधर डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसके कंपैरिजन में जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होगी वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी और इसमें कम होगी। इसी तरीके से और इसके बाद फिर क्या होगा कि जब इसमें हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो उस समय एमीटर करंट का मान बढ़ता जाता है, जैसा कि ग्राफ में हमने देखा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमें मुझे वही समझाना है आपको कि डिप्लीशन रीजन इस तरीके से है और यहाँ पे हम एमीटर वोल्टेज को जब अप्लाई कर रहे हैं, अब इसको बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अधिक से अधिक इसके जो होल्स होंगे P के, इस प्लस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो रिपल होते हैं और रिपल होंगे तो वो अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे और अंदर की तरफ जब शिफ्ट होते हैं वो, तो बेस का रीजन जो होता है वो कम ही होता है मोबाइल चार्ज कैरियर्स को यहाँ पे रिकॉम्बाइन करने के लिए। तो वो यहाँ पे इस बेस रीजन के एक्टिव
जो एक्टिव रीजन होता है उसमें बहुत ही कम होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन कर पाते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो होल्स होते हैं वो होल्स पी साइड में चले आते हैं इस जंक्शन को पार करके। इसी तरीके से और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स टूटते हैं उस बॉन्ड्स के टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए बैटरी के प्लस टर्मिनल पे आके रिकम्बाइन कर जाते हैं। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स का जो आने का डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से, और जो करंट है, करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन हमारा इस तरीके से होता है। तो और होल्स के डायरेक्शन के वो सेम डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे करंट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जब बेस में कम ही होल्स रिकम्बाइन कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा होल्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे पी साइड में चले आते हैं। और यहाँ पे जो होल्स एन में आते हैं वो एन में आकर वो होल्स हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाते हैं। और इस माइनॉरिटी कैरियर्स का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इस रिवर्स बायस में, वो माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करता है या फिर उसके सेम डायरेक्शन में होता है, सेम फील्ड में होता है, तो वो जंक्शन को आसानी से पार कर जाते हैं। और जितनी तेज़ी से पार करते हैं उतनी ही तेज़ी से एमीटर करंट का मान बढ़ता जाता है। इसी तरीके से जब हम इस वोल्टेज का मान हम 10 से और अधिक करते हैं, मीन्स कि 20 वोल्ट करते हैं, मीन्स कि रिवर्स बायस का मान और हम बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है बेस में वो और बढ़ता जाता है। मीन्स कि अगर इसको हम बढ़ा के दिखाएं आपको, तो इसका जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो बढ़ती जाएगी वो बेस में ज़्यादा होगा और यहाँ पे कलेक्टर में इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो जो जितना एरिया अब मिलेगा बेस में एक्टिव मोबाइल चार्ज कैरियर्स को रिकम्बाइन करने के लिए, क्योंकि ये तो पूरा हमारा डिप्लीशन रीजन में चला जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस के कारण जो डिप्लीशन रीजन बहुत ही कम है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो एक्टिव रीजन हमें बेस का मिलेगा, इफ़ेक्टिव विड्थ बेस का, जिसको हम यहाँ पे इफ़ेक्टिव विड्थ कहेंगे, वो बहुत ही कम होता जाता है इस पे बेस और कलेक्टर पे रिवर्स बायस बढ़ाने के कारण ये बेस का जो विड्थ है वो कम होता जाता है। ये हमारा इफ़ेक्टिव विड्थ कहलाता है। इसी को हम कहते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। मीन्स कि यहाँ पे बेस की विड्थ का मॉड्यूलेशन होता है या फिर वेरिएशन होने लगता है इसके रिवर्स बायस के कारण, और जिसके कारण एमीटर करंट का मान बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। एमीटर वोल्टेज के कम ही मान पे यहाँ पे एमीटर करंट का मान हमें तेज़ी से मिलना स्टार्ट हो जाता है या अधिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रभाव होता है इसको हम बोलते हैं अर्ली इफ़ेक्ट। इस प्रभाव को ही हम अर्ली इफ़ेक्ट बोलते हैं। जो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन नाम दिया गया है वो हमारा अर्ली इफ़ेक्ट भी कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए और बुक से भी इसको स्टडी कीजिए। आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे वर्किंग आपको क्लियर होना चाहिए। वर्किंग हमें आपको वर्किंग बताया जा चुका है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग किस तरीके से काम करती है या क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है। आप वहाँ से एक बार इसको देखिए, फिर ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको जो भी ना समझ में आया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को आपके सभी दोस्तों को ये वीडियो मिले और वो यहाँ से पढ़ सकें और समझ सकें। थैंक यू।